हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस शानदार सेशन में जहां पर हम लोग अपने मैपिंग सीरीज का कंटिन्यू कर रहे हैं। मैपिंग सीरीज में आज हम लोग को एक बड़ा ही स्पेशल सा, बड़ा ही मजेदार सा एक टॉपिक कंप्लीट करना है, जिसको हम लोग साउथ ईस्ट एशिया बोल रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में आपको कई सारे फैक्ट्स मिलेंगे। बहुत सारी चीजें आपके लिए शायद नहीं हो सकती हैं। इन सभी के बारे में हम लोग बड़े मजेदार तरीके से समझेंगे और आपको इसकी पूरी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी भाई साहब, है ना। इस पे आप जाके देख लेना। प्लस एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले आज क्या क्या डिस्कस करने वाले होंगे, जैसा हम लोग हर बार करते हैं। सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया का जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल सेटअप है, उसको हम लोग पूरा देखेंगे। कंट्रीज के नाम हम लोग समझेंगे। इन कंट्रीज के अलावा टोटल कितनी कंट्रीज है वैसे इसमें? सिर्फ और सिर्फ 11 कंट्रीज है। तो हमें सिर्फ 11 कंट्रीज ही देखने हैं यार, इजी है ना। दूसरा अपने लिए जो इस पूरे पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, वो आता है गल्फ्स और सीज। यहां पर नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से आते हैं वो आते हैं स्ट्रेट्स को लेके। सारे मेजर इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स को हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसके कुछ फिजिकल डिवीजन पर हम आगे बढ़ेंगे और इस फिजिकल डिवीजन के साथ में फिजिकल डिवीजन में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? फिजिकल डिवीजन में बहुत ही छोटा है इसका फिजिकल डिवीजन, उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हम इसमें करेंगे, जैसे कि हमारे लिए कुछ माउंटेन रेंजेस होंगे, उन माउंटेन रेंजेस को एक बार देख लेना है हमें। फिर इसके अलावा हम लोग को कुछ चुनिंदा रिवर्स के बारे में पढ़ लेना है। कुछ 2-3 प्लेट्यूज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बस इतना ही है। ये तो बहुत ही छोटा सा रीजन है, इसका ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है। तो एक एक करके सबको समझते हैं, है ना। बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये शानदार सा सेशन। तो सबसे पहले हम लोग यार समझते हैं इस चीज को कि अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो कहां पर है मैं आपको एक बार यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। मान के चलो कि अगर हम लोग अपना मैप ड्रॉ करते हैं जब भी तो हम लोग मैप को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। यहां पर ड्रॉ करते हैं, लेकिन जो ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है यहां पर, अब आप देखना यहां से, फिर यहां पर, फिर ये वाला रीजन। तो यहां पर आप देखना, इतना रीजन की हम जब बात कर रहे हैं, हम कौन कौन से रीजन की बात कर रहे हैं जरा मैं आपको ये बताता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए इस छोटे से रीजन की, इस रीजन की, और साथ में इस रीजन की भी। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साउथ ईस्ट एशिया। वैसे तो अगर एशिया की बात करोगे, आप एशिया की बात करोगे तो भाई साहब ये तो पूरा ही है आपका एशिया, जिधर से आप इधर आ जाओ, है ना। इसके कुछ पोर्शंस को हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ पोर्शन को हमें पढ़ना बाकी है। तो यहां पर जब हम लोग इसी में क्या देख रहे थे, ब्लैक सी देख रहे थे, कैस्पियन सी देख रहे थे, तो कुछ हिस्सा अगर यूरोप वाले हिस्से को हटा दोगे आप, यूरोप को जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पूरे रीजन में अभी मिडिल ईस्ट रीजन बचा है, मिडिल ईस्ट एशिया बचा है हमारा। इसके बाद अपना रशिया बचा है, इसके बाद अपना मंगोलिया, इसके बाद चाइना, और चाइना के आजू बाजू में 4-5 कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजबेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह वगैरह। इन सब के बाद अपना यहां पर पाकिस्तान, पाकिस्तान, और यहां पर अपना इंडिया। तो इतने सारे कंट्रीज अभी हम लोग को पढ़ने हैं, है ना। वो एक अलग वीडियो रहेगी। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। और सिंपली अगर आपसे कोई पूछता है कि इस रीजन में जरा बताना मुझे क्या क्या आपका, अगर ओशियंस किससे घिरा हुआ है, तो बड़ा ही आसान सा नहीं है। यहां पर हमें पता है क्या है आपके लिए, इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है। यहां पर अगर आप आते हो इस साइड में क्या है आपके लिए, पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। और नीचे के साइड में अगर आप आते हो सबसे पहले तो यार यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया भी होगा, है ना। यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया भी है। तो उसके नीचे अगर बात करोगे तो फिर यार अपना सदर्न ओशन भी आ जाएगा। बट मोटा मोटा आपको ये रीजन समझ में आ रहा है। अब देखना, अब जरा इस चीज को ध्यान से समझना। इस पूरे रीजन को ना हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो हिस्सों में कौन से रीजन में देखना। एक जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ये मेन लैंड का हिस्सा है ना। ये हमारे एशिया मेन लैंड का हिस्सा है। इस वाले रीजन को हम लोग एक पोर्शन में पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन। इसको इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मेनलैंड। इस मेनलैंड की जब भी हम बात करते हैं तो ये दो हिस्सों में अगेन डिवाइडेड है। कौन कौन सा हिस्सा? देखो, एक हिस्सा जो है ना, मैं आपको यहां से कट कर दूंगा।
यहां पर ना एक हिस्सा जो लटकता हुआ पेनिनसुला रीजन है उसको एक तरीके से और हिस्सा समझते हैं, और जो ऊपर का ये इतना हिस्सा बचा उसको हम कुछ और बोलते हैं। तो सबसे पहले समझना, जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं इंडो चाइना, इंडो चाइना, इंडो चाइना पेनिनसुला। अब पेनिनसुला मतलब क्या है भाई साहब? जो कि 3 साइड से वाटर से घिरा हो, है ना। तो एक हिस्सा ये, अब इंडो चाइना क्यों है भाई साहब? ऊपर चाइना है, इधर इंडिया है, इंडिया और चाइना से कल्चरली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ये रीजन, इसीलिए इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडो चाइना पेनिनसुला। नीचे यहां पर जब आप आते हो तो यहीं पर आपको मलेशिया लिखता है, नीचे की तरफ आप आओगे तो मलेशिया दिखेगा आपको, इसीलिए इस वाले पेनिनसुला को हम लोग क्या बोलते हैं? मलय पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। तो ये जो मेन लैंड है, इस मेन लैंड में एक हिस्सा है हमारा इंडो चाइना पेनिनसुला और नीचे वाला हिस्सा है मलय पेनिनसुला। फिर और नीचे ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स देख रहे हो ना, हम लोग बोलते हैं कि ऐसा कम से कम मान लो कि 20-25 हजार आइलैंड्स हैं यहाँ पर। इन 20-25 हजार आइलैंड्स को, वो ओशिनिया वाला नहीं बेटा, ओशिनिया जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो अलग है। जो इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, इस पूरे पोर्शन को हम लोग एक और नाम देते हैं, एक और नाम देते हैं, इसको मैं इस कलर से लिख देता हूं। यहां वाला रीजन, जो ये सब पूरा रीजन जितना भी आइलैंड्स मिल रहा है, जो 20-25 हजार आइलैंड्स हैं, इनको हम लोग आर्कीपेलागो बोलते हैं। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं? साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो। ये मुद्दा क्लियर है क्या? ये मुद्दा क्लियर है क्या? दो पार्ट में मेजरली डिवाइडेड है, लेकिन इन दो पार्ट्स में से भी अगर आप देखोगे तो ऊपर का हिस्सा मेनलैंड वाला कैसा है? मेनलैंड का इंडो चाइना पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला। नीचे आप आओगे तो यहां पर भी वैसे देखो ना, दो मेजर कंट्रीज ही रूल करती हैं, अगर आपको भी आगे चल के समझ में आएगा। साउथ ईस्ट एशियन आर्चीपेलागो में भी जब बात करोगे तो आपको एक मेजर जो चंक ऑफ आइलैंड्स हैं, लगभग लगभग आप बोल सकते हो 17,000 या फिर 20,000 के आसपास जो आइलैंड्स हैं, वो कहां पर मिलेंगी आपको? इंडोनेशिया में मिलेंगी, इंडोनेशिया में। और जो बाकी के 7-8 हजार आइलैंड्स हैं उनको हम लोग किस में देखते हैं? फिलीपींस में देखते हैं, फिलीपींस में देखते हैं। तो अब आप इसी बेसिस पर ना, फिलीपाइंस या फिलीपींस जो भी बोलना है आपको, तो इंडोनेशिया और फिलीपींस, यही मेजर मेजर क्लासिफिकेशन। जब आप इतने पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हो बेटा, तो आपका साउथ ईस्ट एशिया रीजन कंप्लीट हो जाता है। इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है। आई थिंक आपको मोटा मोटा आइडिया तो मिल ही गया यार, अच्छे तरीके से मिल गया है ना। अब इनको जरा हम लोग डिटेल से एक बार एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जरा आप इस रीजन को देखना, जरा इस रीजन को देखना आप। तो साउथ ईस्ट एशिया का ये वाला रीजन कौन सा है? आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, ये तो हमारा मेनलैंड है। और इस मेनलैंड में जो इतना हिस्सा है, इसको अगर काट देते हैं, इसको अगर काट देते हैं तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मलय पेनिनसुला। और ऊपर का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंडो चाइना पेनिनसुला। तो अब यहां पर अगर मेजर कंट्रीज की बात करें तो मेजर कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं यार? देखो सबसे पहले, एक सबसे पहले यहां पर आप ध्यान देना कि अपना जो इंडिया है, इंडिया, अपना प्यारा इंडिया जो है, उसका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, उसका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसा कुछ रीजन और भी जा रहा होगा, ठीक है। तो याद रखना कि जो म्यांमार है वो अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बॉर्डर बना रहा है। म्यांमार के बाद यहां पर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? थाईलैंड मिलेगा। थाईलैंड आप सबको पता है बड़ा ही फेमस है, उसका एक बहुत ही कैपिटल सिटी बैंकॉक जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहां पर लाओस है, यहां पर कंबोडिया है, और यहां पर है वियतनाम। और इन सब के अलावा जब आप और नीचे आते हो तो इसी पेनिनसुला पर आपको एक रीजन मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मलेशिया। मलेशिया का ये पूरा हिस्सा नहीं है, मलेशिया का ये मुश्किल से 40% एरिया है। अभी बाकी का 60% एरिया मैं आपको दूसरे अभी पोर्शन में दिखा रहा हूं। यहां पर ध्यान देना कि इसके बिल्कुल टिप पर, यहां पर एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम क्या है? सिंगापुर, सिंगापुर। तो सिंगापुर बहुत कोशिश करता रहा कि भाई साहब हम मलेशिया के साथ में मिल जाएं, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग से एक आइलैंड है सिंगापुर, और सिंगापुर भी एक अलग कंट्री बनी बात। तो टोटल कितनी कंट्रीज पढ़े हमने? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, 5 ये हो गए, छठवां म्यांमार और 7वां सिंगापुर। अगर मेनलैंड की बात करते हैं तो ये 7 कंट्रीज यहां पर इन्वॉल्व है, आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर जरा देखना ध्यान से। इन रीजन्स में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे लिए क्या है भाई साहब? एक बार चलो मार्क करते हुए चलते हैं। यहां पर देखना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है म्यांमार। अब म्यांमार के साथ में एक खासियत ये है कि देखो इसका पूंछ जो है बिल्कुल नीचे तक जा रहा है भाई साहब, है ना। यहां पर कुछ कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि देखो, यहां पर इंडिया एक अपना पोर्ट बना रहा है, यहां पर इंडिया अपना एक पोर्ट बना रहा है, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या? इसको नाम दे रहे हैं सितवे पोर्ट। क्या बोल रहे हैं भाई? सितवे पोर्ट,
सितवे पोर्ट। अच्छा, अभी आपको पता है कि म्यांमार के साइड से एक बहुत ही बड़ा जो इशू चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोहिंग्या इशू। रोहिंग्या इशू ऐसा बोला जाता है कि देखो यहां पर बिल्कुल नीचे म्यांमार में देखोगे तो यहां वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसी के साथ साथ एक म्यांमार के अंदर एक प्रोविंस है जिसको हम लोग नाम देते हैं, ये एक ऐसा प्रोविंस है, यहां पर आप देख सकते हो, ये जो प्रोविंस है इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रखाइन स्टेट। रखाइन स्टेट। ये जो रखाइन स्टेट है ये बेसिकली वो रीजन है जहां पर ऐसा बोला जाता है कि धोखे से बांग्लादेशी मुस्लिम्स जो थे वो भाग के म्यांमार के इस रीजन में आकर रहने लगे थे, इसीलिए अब इनको वापस से खदेड़ के वापस किया जा रहा है ना, भगाया जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग को रोहिंग्या क्राइसिस या रोहिंग्या मुस्लिम इश्यूज हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात म्यांमार के लिए आपको समझ में आती है। फिर इसके बाद जरा और ध्यान देना, यहां पर इसके जस्ट बाजू वाले देश को जब देखते हो तो वो है आपके लिए थाईलैंड, है ना। यहां पर देखना, ये वाला रीजन जो है ये है आपका थाईलैंड। फिर इसके बाद ऊपर जब आप देखते हो तो आपको क्या मिलता है, लाओस। और दूसरा रीजन इसी के साथ साथ चिपका हुआ मिलता है क्या, कंबोडिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ लाओस ही इन सभी देशों में से वो देश है जो कि लैंडलॉक्ड है। मेनलैंड में अगर कोई भी कंट्री लैंडलॉक्ड होगी तो वो कौन सी होगी, सिर्फ और सिर्फ लाओस होगी। बाकी सबके सब जो हैं वो ओशियन से अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो आप सबको ये भी क्लियर हो गया भाई, ये भी क्लियर हो गया है ना। अब जरा ध्यान देना इन सब चीजों को, इनके कैपिटल्स की अगर बात करें, हम इनके कैपिटल्स की बात करें तो सबसे नॉर्थ पोर्शन पर आपको क्या मिलेगा, हनोई। यहां पर इनकी कैपिटल क्या है, वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई। इसके बाद आप म्यांमार में आओ, म्यांमार में आपको दूसरा कैपिटल मिलेगा, इसके नॉर्थ में थोड़ा नीचे क्या है, न्यापिटो। न्यापिटो या फिर न्यापिडा, टी और टी दोनों लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो न्यापिटा लिखा है या फिर आप न्यापिडा भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखोगे आप, नेक्स्ट देखोगे तो आपको यहां पर लाओस की कैपिटल दिखती है। लाओस की कैपिटल बिल्कुल बॉर्डर स्टेट पर है थाईलैंड और लाओस के, इसको हम लोग बोलते हैं वियंटियन। क्या है भाई साहब, वियंटियन। वियंटियन की ये भी स्पेलिंग है और वियंटियन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, वियंटियन, ठीक है भाई। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट, अब और नीचे आओगे आप, और नीचे आ जाओ भाई, और नीचे आओगे तो आपको थाईलैंड की कंट्री दिखती है क्या, बैंकॉक। बैंकॉक भी बिल्कुल आप देख रहे हो मतलब कोस्टल रीजन से ही मिला हुआ है, बैंकॉक बिल्कुल कोस्टल रीजन पर ही बसा हुआ है थाईलैंड का, और यहां पर आप देख रहे हो बैंकॉक। फिर नीचे आओ, कंबोडिया। कंबोडिया का यहां पर आप देख रहे हो एक एक जो इसका कैपिटल है उसका नाम है फेम पेन। क्या है भाई, यहां पर देखना, इसका नाम है फोम पेन, फोम पेन, ठीक है। तो ये अगर नॉर्थ टू साउथ लगाना हो तो सबसे पहले क्या है, हनोई, दूसरा है न्यापिडा, तीसरा है आपका वियंटियन, चौथा है आपका बैंकॉक, पांचवा है आपका पेनम पेन, या फिर एन जो है वहां पर साइलेंट है। और ये जो लाओस हम लोग बार बार बोल रहे हैं ना, वैसे तो देखो एस भी साइलेंट ही होता है, उसको लाओ ही बोलते हैं। अब लिखा लाओस होता है तो बार बार लाओस मुंह से निकलता है, बट बोलते लाओ है। ये कौन सी कंट्री भाई, लाओ लिखेंगे LAOS, लेकिन कंट्री कौन सी है, लाओ, लाओ कंट्री। अब देखो थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ये थाईलैंड का जो हिस्सा है, सॉरी थाईलैंड का जो हिस्सा है वो नीचे इस मलय पेनिनसुला तक भी नीचे जाता है, मलय पेनिनसुला तक भी नीचे आता है। तो ये पूरा थाईलैंड का ये बड़ा सा हिस्सा बनता है। अब सबसे आखिरी, यहां पर सबसे आखिरी नहीं, सबसे बड़ा कंट्री जो यहां पर अब नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं एक बड़ी कंट्री को, वो क्या है भाई, ये देखो, ये है आपका मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है भाई, कुआला लुम्पुर, है ना, पता होगा आपको, ये तो पढ़ा ही होगा। मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआला लुम्पुर, यहां पर है। और उसके भी नीचे सिंगापुर। सिंगापुर जो है, सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर ही है। सिंगापुर की कैपिटल, अलग से एक आइलैंड यहां पर आप देख रहे हो, इसकी कैपिटल क्या है भाई साहब, सिंगापुर ही है, सिंगापुर ही है। तो अगर नॉर्थ टू साउथ आपको लगाने का मौका मिले तो अब आप इसको क्या लिखोगे, छठवें नंबर पर लिखोगे क्या, कुआला लुम्पुर, और सातवें नंबर पर क्या लिखोगे, सिंगापुर। तो अब नॉर्थ टू साउथ लगा पाओगे क्या इस चीज को, नॉर्थ टू साउथ अगर मैं आपको सारे सिर्फ और सिर्फ बेसिक इन कैपिटल सिटीज के नाम दे दूं तो आप लगा पाओगे। और साथ ही साथ ये भी समझना कि किस कंट्री का मतलब आप कौन सा लैंडलॉक्ड है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका यार बड़ा ही आसान सा है। अगर आप लोग खुद मैप ड्रॉ करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक सांप बनाना है या फिर एक एस बनाना है। शिवम नाम याद है मेरा, एक एस बना देना। ये पहला एस जो बनाओगे ये आपका कौन सा शहर बनेगा अभी बताता हूं। इसके बाद एक और एस बना देना, एक और एस बना देना ऐसे, और इसको बीच से काट देना। ये आपके लिए क्या है, वियतनाम, वियतनाम। ये दूसरी वाली कंट्री क्या है, ये आपके लिए है लाओ। ये कौन सी कंट्री है, ये है आपके लिए कंबोडिया। तो आप लोग VLC प्लेयर चलाते हो अपना, कंप्यूटर में होता है ना VLC प्लेयर, तो ये वही है VLC, ये चीज याद हो गई।
इसके बाद जो है अब एक बड़ा सा डब्बा बनाना है, एक बड़ा सा डब्बा बनाना है, बड़ा सा डब्बा। बस इसकी पूंछ जो है नीचे तक लटका देनी है, इसकी पूंछ जो है नीचे तक लटका देनी है। ये क्या कंट्री बनेगी आपकी? ये बनेगी थाईलैंड, थाईलैंड। इसके बाद एक बर्फी बना देनी है, एक बर्फी बना देनी है। बस याद रहे कि इस बर्फी की जो पूंछ है वो नीचे तक जा रही है। तो ये कौन सी कंट्री है भाई आपकी? म्यांमार। अब नीचे जब जा रहे हैं, नीचे जब जा रहे हैं तो यहीं पर एक 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 भाला बना है, एक भाला बना है। ये भाला कौन सा है भाई साहब? ये भाला है, ये है आपका मलेशिया। और इसके बिल्कुल एंड पर क्या मिल रहा है? सिंगापुर। तो बताओ बनाना आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है भाई साहब, बहुत ही आसान है यार। 2 S बनाना है, एक डब्बे की पूंछ बनानी है, और एक बर्फी बना के उसकी भी पूंछ बनानी है, और फिर लास्ट में भाला बनाना है। इन सबको मिला देंगे, क्या बन जाएगा भाई साहब? अपना साउथ ईस्ट एशिया का मेनलैंड कंप्लीट। अब वापस आते हैं और समझते हैं जो हमारा बेसिकली आर्कीपेलागो वाला सेक्शन है वो क्या कहता है। आर्कीपेलागो वाले सेक्शन को जरा ध्यान से देखना। ये ऊपर ऊपर देख लिया हमने। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि मलेशिया का 40% जमीन जो है वो ही सिर्फ इसके मेनलैंड में है, यही है वो, है ना। इसका आधा पोर्शन और आपको यहां पर दिखेगा, यहां पर दिखेगा। सबसे पहले इस बात को ध्यान देना, आप इस बात को ध्यान देना कि ये जो पूरे आइलैंड की हम बात कर रहे हैं, ये जो पूरे आइलैंड की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा आइलैंड, ये पूरा का पूरा आइलैंड, इसको पूरे के पूरे आइलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इस पूरे आइलैंड को हम लोग बोलते हैं बोर्नियो। क्या बोलते हैं भाई? बोर्नियो। बोर्नियो शब्द, बोर्नियो आइलैंड, ये क्या है भाई? बोर्नियो आइलैंड। लिख देता हूं इसको, बोर्नियो आइलैंड। ये बोर्नियो आइलैंड में बेसिकली 3 देशों का हिस्सा बनता है। सबसे पहले हमने क्या देख लिया? हमने देखा क्या? मलेशिया। मलेशिया का 60% जो एरिया है वो यही है। लेकिन याद रखना कि इस रीजन में ज्यादा लोग नहीं रहते। लगभग 80% पॉपुलेशन यही रहती है, इसी रीजन में रहती है। यहां सिर्फ 20% पॉपुलेशन रहती है। मतलब ये बहुत ही हाईली क्लस्टर्ड एरिया है, और ये बड़ा ही ऐसा हल्का हल्का सा है। फिर यहीं पर एक और कंट्री है, एक बड़ी खतरनाक सी कंट्री है। यहां पर देखना, इसका नाम क्या है भाई साहब? ब्रूनेई। यहां पर जो दूसरी कंट्री आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? ब्रूनेई। ब्रूनेई। और ब्रूनेई, ब्रूनेई के साथ साथ ऊपर ऊपर आप देख रहे हो, ये 3 तरफ से तो आपका मलेशिया से ही घिरा हुआ है। निचला हिस्सा जो है, निचला हिस्सा इस बोर्नियो आइलैंड का, वो इंडोनेशिया का पार्ट है ना, वो इंडोनेशिया का पार्ट है। तो तीसरी, अब अगली कंट्री जो हमें पढ़नी है वो कौन सी है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो अपने कई सारे आइलैंड्स के नाम पर जाना जाता है, जिसमें से सबसे बड़े आइलैंड की अगर बात करें तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है भाई साहब? सुमात्रा। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो दूसरा कौन सा आइलैंड है? ये कौन सा आइलैंड है? ये है जावा। सुमात्रा, जावा। अब आगे छोटे छोटे आपके और भी आइलैंड्स मिलेंगे, जैसे लोम्बोक आइलैंड है, सुवा आइलैंड है, सुम्बावा आइलैंड है, फ्लोर्स है, सुम्बा है। और यहां पर एक और कंट्री है, एक और कंट्री है, ये वाला देखना। ये जो आपका आइलैंड है, ये जो पूरा आइलैंड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको भी एक नया आइलैंड का नाम देता हूं मैं आपको। यहां पर समझना, ये वाला जो आइलैंड है, इस पूरे आइलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज तिमोर आइलैंड, तिमोर आइलैंड। लेकिन तिमोर आइलैंड जो है, तिमोर आइलैंड जो है, इसमें भी 2 अलग अलग हिस्से हैं। जैसे यहां पर हिस्सा था वैसे ही इसमें भी है। तिमोर आइलैंड में क्या है? एक तो आपका है, एक तो आपका है नॉर्मली एक हिस्सा जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तिमोर। तिमोर हिस्सा जो है वो किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का पार्ट है, आधा हिस्सा। ठीक है। लेकिन जो इसका ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड है, वो एक अलग देश है। उसका नाम क्या है भाई साहब? ईस्ट तिमोर। क्या नाम है? ईस्ट तिमोर। यहां पर चूंकि बहुत बार क्या है, ज्यादातर जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? पोर्टुगीज है। तो इसलिए पोर्टुगीज में, पोर्टुगीज लैंग्वेज जो हो भी है उसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते, है ना। तिमोर लेस्ते इसी का नाम है, सेम ही कंट्री। ईस्ट तिमोर बोलो या तिमोर लेस्ते बोलो, एक ही बात है। इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल हमारे कैपिटल से बहुत ही मिलता जुलता है। इसका कैपिटल क्या है बेटा? दिल्ली। दिल्ली नहीं, दिल्ली, DILI, दिल्ली। तो ईस्ट ईस्ट तिमोर का कैपिटल क्या है? दिल्ली। इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और यहां का कैपिटल क्या है? दिल्ली। ठीक है भाई, ओके। अब यहां पर हम लोगों ने इंडोनेशिया देखा था। इंडोनेशिया का यहां पर कैपिटल आप अगर समझोगे तो आप लोग उछल कूद करके क्या बताओगे? जकार्ता, जो कि यहां पर है। लेकिन यहां वाला जो जकार्ता का कैपिटल है वो शिफ्ट होकर बोर्नियो आइलैंड पर चला गया है। बोर्नियो आइलैंड में अभी इस बार 17 अगस्त को उन लोग का भी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो 17 अगस्त 2024 में जब इसका सेलिब्रेशन हो रहा था उनके इंडिपेंडेंस डे का, तो वो उसके नए वाले कैपिटल जगह पर मनाया गया है। अभी धीरे धीरे उसको शिफ्ट कर रहे हैं वो लोग। और वो जो है वो आपके बोर्नियो आइलैंड में है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, कहाँ गया भाई? उसका नाम है नौ नौ संतरा, नौ सैंट्रा।
यहां पर पढ़ सकते हो आप। क्या है भाई साहब? न्यू सैंट्रा या फिर न्यू संतरा, जो भी बोलता है बोल लेना भाई, है ना, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो आप 9 संतरे से याद कर लेना भाई साहब, यहाँ पर 9 संतरे मिलते हैं, न्यू संतरा या न्यू सैंट्रा। तो न्यू सैंट्रा जो है वो आपका कहां पर है? इस बोर्नियो आइलैंड पर आपको मिलेगा, तो इसीलिए वो शिफ्ट हो रहा है अब यहाँ से। ये जो जावा पे जकार्ता था, अब वो शिफ्ट होकर कहां चला गया? बोर्नियो पे चला गया। ठीक है भाई, इतनी बात भी अपनी क्लियर है। अब यहां पर इसके आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक जो छोटा सा देश है, यहां पर क्या? ब्रुनई। ब्रुनई की अगर बात करें, इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल का नाम है बंदर सेरी बागवान। क्या है भाई? बंदर सेरी बागवान। बड़ा ही अजीब सा नाम है। आप बोले सब बंदर अंदर है, यहाँ कहां से आ गया बेटा? वो बंदर नहीं है, ये बंदरगाह वाला बंदर है ना। तो ये एक्चुअल में पोर्ट है, तो यहाँ पर पोर्ट को बंदर ही बोलते हैं। तो इन रीजन में पूरे पूरे आप इंडोनेशिया वगैरह में भी देखोगे तो बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, तो यहां पर भी आपको एक एक सिटी दिख रहा होगा, बंदर लैंपुंग दिख रहा होगा, है ना। तो बंदर लैंपुंग, यहां पर बंदर सेरी बागवान, ये सारी नंबर नाम जो है ये बंदर के ऊपर पड़े हैं, तो टेंशन मत लेना। इतनी बात क्लियर हो गई अगर अपने को, तो एक करके सारे कंट्रीज को हमने पढ़ लिए। 7 ऊपर पढ़े थे, 8वां अपना क्या होगा? इंडोनेशिया। 9वां क्या हो गया अपना? 9वां अपना हो गया क्या, कहां गया यार? ब्रुनई, है ना। सो सॉरी फॉर दिस। अपना हो गया ब्रुनई। और आपका अब इसके अलावा जो हमने सबसे बड़े आइलैंड्स की बात की थी, एक तो इंडोनेशिया का सबसे पास है, और दूसरा हिसाब यहां पर देखो आप, ये जो एक बड़ी सी आपको बहुत सारे आइलैंड्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे, ये जो पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलीपींस। फिलीपींस का जो कैपिटल है, फिलीपींस का कैपिटल आप सबको पता होगा क्या है भाई? मनीला। मनीला, पैसे ला मनीला। गरीब गरीब देश नहीं है भाई साहब फिलीपींस, है ना। तो फिलीपींस, यहां पर इन सभी रीजन्स को अगर आप देखते हो, साउथ ईस्ट एशियन रीजन को, तो आपको पता है कि आपको एक यहां पर एक बहुत ही रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही शानदार सा दिखता है, उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? उस शानदार ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं आसियान। पढ़ा होगा आपने आसियान का। जो आसियान कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज जो हैं, वहां पर 10 नेशंस हैं, 10 नेशंस। तो अभी कौन सा नहीं है? यहां पर जो आपका ईस्ट तिमोर है, ईस्ट तिमोर को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। इसको अभी तक हमने ऑब्जर्वर स्टेटस मतलब देते हुए देख लिया है। 2022 में इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया था। यहां पर एक्चुअल में ना बड़ी गरीबी है। गरीबी इन द सेंस कि मतलब उतने अच्छे तरीके से जितना बाकी के आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ग्रो कर गए, डेवलप हो गए, ये आपका ईस्ट तिमोर इतने अच्छे से नहीं हो पाया, है ना। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी अभी थोड़ी कमजोर सी है, उतना ह्यूमन पावर नहीं है, उतना कैपिटल नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतनी खतरनाक कम्युनिकेशन लाइंस नहीं बिछी हैं। तो इसीलिए अभी जो आसियान है, आसियान ग्रुप है, वो उसको टाइम दे रहा है कि भाई साहब तुम भी जल्दी से डेवलप करो, हमारे साथ साथ तुम भी जल्दी से पेस पकड़ो, है ना। तो ये पूरी की पूरी किसकी बात है भाई साहब? ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात हो गई है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि जो हम लोग साउथ ईस्ट एशियन आर्चिपेलगो की बात कर रहे थे, इन्हीं को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं क्या? इनको हम लोग बोल सकते हैं क्या? मरीन कंट्रीज। मरीन कंट्रीज, ठीक है। अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो भाई साहब अब आपका पॉलिटिकल मैप तो क्लियर है। साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडोनेशिया है, अगर उसके कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की बात करोगे तो आपको कई सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी याद करने पड़ सकते हैं, 10-11 हैं, देखो जितना भी याद हो सकता है। आपको ये तो पता ही कि ये सुमात्रा है, ये जावा है। जावा के बाद यहां पर जब आप आते हो तो आपको एक छोटा सा आइलैंड दिखता है, बाली। बाली सबको पता है यार, घूमने टहलने की बढ़िया जगह है, बाली जाते हैं घूमने बहुत सारे लोग। और बाली इसलिए भी फेमस है क्योंकि बाली में हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। बाली में हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वैसे अगर आप देखोगे इंडोनेशिया की बात करोगे, तो इंडोनेशिया में पूरे विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहने वाला इलाका है, बट ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया जो है वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। फिर यहां पर आपको एक यही जावा दिख रहा है, अरे सॉरी ये बाली दिख रहा है, बाली जहां पर आपको हिंदू पॉपुलेशन अच्छी खासी मिल जाती है। फिर इसके बाद अगला जो आप देखते हो वो क्या है? लोम्बोक। लोम्बोक के अलावा यहां ऊपर देखोगे तो सुम्बावा, फिर सुम्बा, फिर फ्लोर्स, और फिर तिमोर। ये तो नीचे वाले सारे हो गए, है ना। कौन कौन सा? सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुम्बावा, सुम्बा, फ्लोर्स और तिमोर। ऊपर आओगे तो सुलवेसी। सुलवेसी एक बहुत बड़ा इसका आइलैंड है, देख सकते हो आप, है ना, बहुत बड़ा आइलैंड है, जावा के बराबर आप बोल सकते हो, थोड़ा बहुत है। फिर इसके बाद छोटे छोटे और भी आइलैंड्स हैं, हालांकि उतना फिर और पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना अगर आपने पढ़ा है, हाँ एक ये वाला पढ़ सकते हो, न्यू गिनी। अब याद रखना कि यहां पर जो हम ये स्टेट देख रहे हैं, ये कछुए से बैठा हुआ, जैसे डंडी इसको थमा दो और कछुए को बैठा दो, है ना, तो ऐसे ही कुछ दिखता है ना। मान लो ये कछुए की मुंडी है, कछुए की मुंडी, ये गर्दन, उसका ये पीठ, उसका ये पीठ, और उसका मान लो ऐसे पैर लगा हुआ है,
और ये किसी डंडे के सहारे बैठा हुआ है। तो मुझे हर बार इसकी ऐसे पूंछ निकाल दो इसका, मुझे हर बार ऐसा ही इमेज दिखता है इस पूरे आइलैंड का। इस पूरे आइलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे आइलैंड को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गिनी आइलैंड। गिनी आइलैंड। और गिनी आइलैंड भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा आपका कौन सा है? एक हिस्सा है आपका न्यू गिनी। न्यू गिनी ये इंडोनेशिया का पार्ट है। और दूसरा जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं, एक नया देश है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी, है ना, वो अलग देश है। ओशिनिया में हमने जो इसको पढ़ा था, है ना, पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी ओशिनिया का पार्ट है ये, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट पपुआ न्यू गिनी नहीं है, याद रखना। इतनी बातें भी क्लियर हो गई भाई। अब फटाफट से हम लोग और चीज देख लेते हैं। सबसे पहले मेजर गल्फ बेस और सीज देख लेते हैं। मेजर गल्फ बेस और सीज की बात करते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या मिला? गल्फ ऑफ टोंकिन। गल्फ ऑफ टोंकिन को देखना, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट, हम ऐसा बोल सकते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा ना, वो यहीं पर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखना, यहां पर चाइना का एक प्रोविंस है जिसको हम लोग बोलते हैं हैनन प्रोविंस, है ना, इसको क्या बोलते हैं? हैनन प्रोविंस। हैनन प्रोविंस में यहां वाला जो गल्फ है, इसको गल्फ को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? गल्फ ऑफ टोंकिन। गल्फ ऑफ टोंकिन ये लिखा हुआ है, गल्फ ऑफ टोंकिन। ये जो गल्फ ऑफ टोंकिन है, यहां पर चाइना बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल मरीन टाइम अपना मैरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको हैनन प्रोविंस पर अपना मिलिट्री बेस बहुत तगड़ा चाहिए, बहुत ही तगड़ा चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इधर साइड में क्या है भाई साहब? द मोस्ट डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी। अब आपको समझना है कि जब भी आप एशियन या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को पढ़ो तो हमेशा आप ये ध्यान रखना कि आपका ये जो पूरा रीजन है ना, इन्होंने आपस में, इन देशों ने मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इससे होता क्या है? इससे यह है कि कोई भी दुनिया का कोई भी कंपनी अगर यहां पर आके कोई भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, कंपनी स्टार्ट करता है, तो उसके लिए बहुत ही आसान काम हो जाता है, क्योंकि उसको इतना बहुत ज्यादा टैक्स वैक्स का झंझट नहीं देखना पड़ता। कोई ऐसे बहुत हार्श रूल्स नहीं है कि आपको आने से पहले इतना इतना कुछ भी करना पड़ेगा। बहुत ईजी है यहां पर इन्वेस्टमेंट करना। तो ये बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बिलीव करते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सबके अंदर, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है तो ये पूरा रीजन जो है ना, वो ट्रेड सरप्लस रीजन बन जाता है। यहां पर पूरे दुनिया भर से ट्रेड के लिए लोग आते हैं। और यही वो रीजन है कि यहां पर एकजुटता में शक्ति, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, कि सबसे ज्यादा यूनिटी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, कि इस पूरे रीजन में अगर आपको ये कभी देखना हो ना कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही यूनाइटेड कोई डेवलपमेंट कोई ग्रुप हो, तो एक तो यूरोपियन यूनियन दिखेगा आपको, वहां पर भी उतना ज्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इसके अंदर में बहुत तगड़ा ग्रुपिंग दिखता है। ये सब लोग इतना तगड़े हो चुके हैं कि ये लोग चाइना को अपोज करते हैं, है ना। नहीं तो अगर इंडिविजुअली चाइना अगर एक एक से निपटना चाहे तो चाइना आसानी से कुचल सकता है सबको। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से आप यहां पर आना, ये जो म्यांमार वाला रीजन है, म्यांमार वाला रीजन, यहां पर एक गल्फ बन रहा है। इस गल्फ को हम लोग दो नाम से जानते हैं, एक तो गल्फ ऑफ मोटम्मा बोलते हैं, मोटी अम्मा नहीं है भैया, मोटम्मा है ना, मोटम्मा यहां लिखा है, गल्फ ऑफ मोटम्मा। और दूसरा इसी को हम लोग मर्तबान भी बोलते हैं, तो गल्फ ऑफ मर्तबान या फिर गल्फ ऑफ मोटम्मा, ये दो नाम है। आप यहां पर इसको देख सकते हो। दूसरा, आप नीचे आओगे तो यहीं पर आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिखते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और इधर से आपको म्यांमार, और ये आपका पूरा थाईलैंड, और नीचे मलेशिया। इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसको इसीलिए अंडमान सी बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार और साउथ ईस्ट एशिया के बीच वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंडमान सी बोलते हैं। और नीचे आओ, यहां पर जहां बैंकॉक वाला रीजन देख रहे थे आप, इस वाले रीजन को गल्फ ऑफ थाईलैंड बोलते हैं, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा मेजोरिटी ऑफ द टाइम थाईलैंड से ही बना हुआ है, तो गल्फ ऑफ थाईलैंड बोल रहे हैं इसको। और यहां पर एक बार और देखना, साउथ चाइना सी तो हमने देख ही लिया। साउथ चाइना सी के बाद यहां पर आओ, जावा, जावा जो आइलैंड है, जावा के ऊपर क्या मिलेगा? जावा सी। यहां पर फ्लोर आइलैंड जो हमने देखा था, फ्लोर आइलैंड ये रहा, फ्लोर आइलैंड के ऊपर क्या मिलेगा? फ्लोर सी। इसी तरीके से यहां पर सुलावेसी, सुलावेसी, और इधर ऊपर आओगे फिलीपींस, तो फिलीपींस, सुलावेसी, इनके बीच में, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका बोर्नियो आइलैंड, फिलीपींस आइलैंड और सुलावेसी आइलैंड, इन तीनों के बीच का जो सी सरफेस है, इस सी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेब सी। ऐसा समझना कि इतने सारे फिलीपींस के आइलैंड्स हैं, इनके बीचों बीच क्या मिलता है? सेलिब्रिटी का एकदम आना जाना एकदम खतरनाक तरीके से लगा रहता है, इसीलिए हम इनको सेलिब्रिटी वाला सी बुलाते हैं, सेलेब सी बुलाते हैं, सेलेब सी। तो ये क्या है? सेलेब्स, सेलेब्स सी है। इसी के ठीक ऊपर जब आप आते हो
तो आपका जो फिलीपींस है, फिलीपींस और सेलेब्सी और बोर्नियो आइलैंड के बीच में आपको सुलू सी मिलता है, सुलू सी, याद रखना भैया, सुलू इसका नाम है ना, सुलू सी। और यहां पर जब आप आते हो, यहां पर कहा गया भाई, कहा गया, हाँ, यहां पर जब आप आते हो तो आपको एक और सी मिलता है, उसका नाम है साबू सी। क्या भाई, साबू, चाचा चौधरी और साबू वाला, साबू, SAWU, साबू सी यहां पर मिल रहा है। सिमिलरली जब आप नीचे देख रहे थे तो ये सब तो हमने ऑस्ट्रेलिया वाले में भी कवर किया था कि ये गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, अराफुरा सी है, तिमोर सी है ना। तिमोर सी क्यों है भाई साहब? क्योंकि यही तिमोर लेस्ते यहीं पर है ना। अब आपको याद हो जाएगा ये चीज। यहां पर इस बात का ध्यान देना जरा, यहां पर जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पर आप एक स्ट्रेट बहुत ज्यादा फेमस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलक्का स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो आप लोगों ने इस रीजन को तो पता ही होगा यार आपको, है ना, सब लोग को पता होता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है यहां पर है। लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मोलुक्का सी के बारे में। मोलुक्का सी जो है वो यहां नहीं है बेटा, याद रखना। जो आपका मोलुक्का सी है, स्पेलिंग अलग अलग है दोनों का, ये है मलाक्का, MALACCA, MALA, और वहां पर LU है, मोलुक्का है, मोलुक्का। ये मोलुक्का सी कहां पर है? यहां पर है भाई, मोलुक्का सी यहां पर है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो सुलावेसी है, सुलावेसी के ईस्ट साइड में आपको क्या मिलेगा? मोलुक्का सी मिलेगा। और इसके साउथ ईस्ट साइड में जाओगे तो आपको मिलेगा बंडा सी, बंडा सी, है ना, बंडा सी। हमारे यहाँ पर देसी भाषा में कुछ भी, अगर कभी गाँव में चले जाओगे तो उनसे बोलोगे कि ये समझ में आया, तो बोलते हैं बंडा समझ में आया। तो बंडा जो है पता नहीं क्या ही उसका मतलब है, तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन बंडा सी जो है, बंडा सी, तो यहां पर मिलेगा आपको भाई साहब, है ना। और आराफुरा सी, बंडा सी, तिमोर सी, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, फिर हमने पढ़ा मोलक्का सी, सेलेब सी, सुलू सी, साउथ चाइना सी, फिर हमने पढ़ा गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ मर्तबान या फिर गल्फ ऑफ मोटम्मा, अंडमान सी, और फिर हमने हमने कुछ चीज पढ़ा था नहीं, इतनी चीजें थी। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज था मेजर गल्फ और सीज के बारे में। बे यहां पर ज्यादातर करके नहीं मिलते हैं, बे मिलते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे कहीं कहीं मिल रहे हैं, उनको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनके बीच बीच में आपको ना बहुत सारे और भी मेजर गल्फ और सीज मिलते हैं, लेकिन उन सबको पढ़ना यार देखो उतना जरूरी नहीं है, जितना हमने पढ़ दिया दिस इज ऑलरेडी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, मेजर स्ट्रेट्स और चैनल्स के बारे में। स्ट्रेट और चैनल्स की बात करते हैं। देखो स्ट्रेट और चैनल में हमेशा याद रखना कि जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट जब भी डिफाइन होता है तो यूजुअली उसको हम लोग एक पतला सा रीजन मानते हैं जो कि दो ओशन सरफेस को मिलाता है और दो आइलैंड्स को सेग्रीगेट करता है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा विड्थ में ज्यादा बड़ा चौड़ा हो जाता है तो इसी को हम लोग चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखना, यहां पर देखना, ये वाला जो रीजन है यहां पर ना, एक अंडमान निकोबार के ऊपर साइड में जब आप आओगे तो यहीं पर म्यांमार का एक आइलैंड है, यहां पर आप देखना, इस वाले डॉट पर देखना है। तो ये एक डॉट है यहां पर, इसको बोलते हैं कोको आइलैंड। कोको आइलैंड एक्चुअल में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर अपना चाइना जो है ना, वो इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू यहां पर अपना बेस बिल्ड कर रहा है, इंटेलिजेंस बेस अपना बना रहा है, जिसके बेसिस पर वो इंडियन ओशियन को काफी हद तक मॉनिटर कर सके। तो ये ऑलरेडी बन चुका है भाई साहब, बड़ा ही तेजी से काम चल रहा है, आप सबको पता है कि चाइना जो चाहता है कि वो इंडियन ओशियन पर पूरा कब्जा करना चाहता है। कब्जा करना चाहता है मतलब कि उसको पता है कि यूरोप के साइड से अगर ट्रेड इस साउथ ईस्ट एशियन रीजन में आने वाला है तो इसके लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और दूसरा आपके इंडियन ओशियन के रीजन को भी कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। इसीलिए तो उसने अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या फिर ऊपर ऊपर से भी उसने घेरना चालू कर दिया है ना, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव से। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI हो या फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो, इन सब के माध्यम से वो पूरे रीजन को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कई सारे पोर्ट्स वगैरह बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर कोको आइलैंड में हमने बताया, इधर साइड में आओगे तो आपको इंडिया मिलेगा, इंडिया के नीचे श्रीलंका, श्रीलंका के पास में आपको हम्बन टोटा आइलैंड, नीचे मालदीव्स के साथ में भी उसके रिलेशंस ऐसे चल रहे हैं कि वहां पर भी वो कुछ पोर्ट्स लेने की बात कर रहा है। तो ऐसे ना कई सारे रीजन आप देख रहे होंगे कि चाइना उसमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा रीजन एक्चुअली बड़ा ही पॉलिटिकली एक्टिव रीजन है ना, जियो पॉलिटिकल एक्टिव रीजन हम ऐसा बोल सकते हैं। ये जियो पॉलिटिकल एक्टिव रीजन है, यहाँ पर सब लोग को चाहिए कि भाई साहब तगड़े तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये इसी इसी हिसाब से ट्रेड वेड तगड़े तरीके से चलता रहे। सो अब इसके बाद देखना जरा, यहाँ पर सिटी था एक फेनम पेन, फेनम पेन हमने पढ़ा था। अच्छा चलो अभी फेनम पेन की कहानी अभी आगे बता दूंगा मैं आपको, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखना एक ना इस्थमस होता है, इस्थमस, यहाँ पर देखो लिखा है इस्थमस ऑफ क्रा। इस्थमस ऑफ क्रा क्या है? बड़ा ही छोटा सा, जैसे कि हमारा मान लो कि एक छोटा सा रीजन होता है चिकन नेक, जिसको हम लोग बोलते हैं चिकन नेक। तो चिकन नेक कॉरिडोर आप सबको पता होगा कि जब नॉर्थ ईस्ट में हम लोग कनेक्ट करने के लिए जाते हैं, मतलब कि हमारा ये नेपाल, भूटान, भूटान और यहां से फिर अपना नॉर्थ ईस्ट चलता है ना, ये वाला रीजन। तो ये वाला जो रीजन है यहां पर, ये रीजन, इस रीजन को हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं।
तो यहाँ से ज़्यादा ट्रेड हमारा आगे बढ़ नहीं पा रहा है, या फिर हम लोग यूँ बोलते हैं इतना पतला रीजन है यार, चोक वोक हो गया कभी किसी टाइम पर, चाइना ने कुछ भी गलत मतलब इस तरीके से कोई स्टेप उठा लिया, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव कुछ तो सिस्टम होना चाहिए। तो जब भी अभी आप रिवर पढ़ोगे ना, तो मैं आपको रिवर में बताऊंगा कि यहाँ पर एक रिवर चलती है जिसका नाम है कालादान रिवर, है ना, यहाँ पर चलती है कालादान रिवर, और यहाँ पर एक सितवे पोर्ट जो इंडिया बना रहा है, सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट, तो वो उनका क्या कहना है कि इधर साइड में आप इसी को अगर मैं और एक्सटेंड कर दूं, तो इधर साइड में आपका इंडिया का मेन लैंड, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको वेस्ट बंगाल मिल रहा है, वेस्ट बंगाल का यहां पर कोलकाता मिल रहा है, वेस्ट बंगाल का यहां पर कोलकाता है। तो कोलकाता से क्या होगा कि कई बार कोलकाता से इस रूट के जरिए सितवे सितवे पोर्ट तक यहां पर सामान आएगा, सामान से फिर इस कालादान रिवर से फ्लो होता हुआ ऊपर अपने मिजोरम रीजन में जाएगा, और मिजोरम से ऐजवाल तक यहां पर आप पढ़ोगे ऊपर साइड में, तो वहां तक आपका काफी हद तक सामान वामान पहुंचाने की बात हो रही है। तो ऐसा कुछ चल रहा है कि मतलब कुछ रिवर से, कुछ ओशियन से, और फिर उसके बाद अंदर बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो एक ऑल्टरनेटिव रूट भी यहां से बनाने की बात करिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं भाई साहब इसको, कालादान, कालादान मॉडल मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अभी इस पर काम चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखना यहां पर ग्रेट चैनल देखना। अब दो चैनल्स का नाम, कोको आइलैंड की वजह से कोको चैनल, और यहां पर जो निकोबार आइलैंड का सबसे निचला वाला हिस्सा है ना, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, तो इंदिरा पॉइंट से लेके नीचे की तरफ जब आप आओगे यहां पर, तो आपको हाँ, यहां पर आप जब आओगे तो यहां पर आपको सुमात्रा वाला रीजन जो मिल रहा है, इसके बीच में आपको क्या मिलता है, ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल मतलब कोई भी चीज अगर आपको सामान इधर से इधर साउथ ईस्ट एशिया में भेजना है, तो सबसे पहले आपको ग्रेट चैनल पर जाना पड़ेगा। ग्रेट चैनल से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए आप आगे बढ़ोगे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से अब आपको अगर ऊपर की तरफ जाना है तो साउथ चाइना सी में ट्रैवल करोगे, इसलिए साउथ चाइना सी को भी चाइना कर्टेन करने की कोशिश कर रहा है। या फिर और नीचे गए तो बोर्नियो और इसके बीच में एक करी माता स्ट्रेट है, करी माता स्ट्रेट। यहां पर अगर आप जावा सी से पास करते हुए ऊपर जाना चाहते हो, फिलीपींस तक पहुंचना चाहते हो, तो यहां पर एक मकरसार स्ट्रेट है, मकरसार स्ट्रेट देखो यहां पर लिखा है मकरसार स्ट्रेट। और ऊपर बढ़े तो अपना फिलीपींस वगैरह में पहुंच गए। फिलीपींस में पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता यह भी है कि आप करीमाता स्ट्रेट से ऊपर गए, और यहां पर एक दूसरा स्ट्रेट है जिसको हम लोग बोलते हैं बालाबाक स्ट्रेट, यहां पर लिखा है भाई बालाबाक स्ट्रेट, है ना, बालाबाक स्ट्रेट। ये बालाबाक स्ट्रेट तक आप यहां पहुंच गए। अब अगर आपको जापान अपान तक ऊपर जाना है ना, जापान का आप यहां पर देख सकते हो रियूकू आइलैंड वगैरह होता है, रियूकू आइलैंड, तो अगर उधर तक जाना है तो आपको अगेन इस स्ट्रेट से होके जाना पड़ेगा। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, ल्यूजॉन स्ट्रेट। क्या है भाई साहब, ल्यूजॉन स्ट्रेट। यहां पर लिखा हुआ कहां गया, ल्यूजॉन स्ट्रेट, ल्यूजॉन स्ट्रेट। तो इतनी बात अगर हम लोगों ने कर ली, तो नीचे लोम्बोक हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहां पर लोम्बोक स्ट्रेट भी मिलेगा आपको। यहां पर आपको इस तरीके से सुम्बा जो था वहां पर आपको सुम्बा स्ट्रेट मिलेगा। तो सुम्बा स्ट्रेट, लोम्बोक स्ट्रेट, एक चीज याद कर लोगे काफी सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। यहां पर बस एक बात का ध्यान देना आप जरा, यहां पर ना कुछ बड़ा ही अच्छा सा हमारा एक और पोर्शन तैयार हो रहा है कि यहां पर देखो जो हमारा बैंकॉक रीजन है, बैंकॉक रीजन का कुछ ये वाला हिस्सा, यहां पर जब आप बात करते हो इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में जब भी बैंकॉक में नहीं, सॉरी बैंकॉक रीजन में नहीं, आप जब और नीचे के साइड में आते हो, इस वाले रीजन में जब भी आप बात करते हो, तो यहां पर एक माउंटेन रेंज भी पढ़ेंगे, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। देखो कहां गया भाई, हाँ, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। ये हमारा वैसे तो देखो ये वाला जो पूरा मैप आप देख रहे हो, ये आपका लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको पूरा दर्शा रहा है कि हमारा फिजिकल मैप एक्चुअल में कैसा है। इस फिजिकल मैप में आपको क्लियरली दिख रहा है कि यार ये वाला देखो एक माउंटेन रेंज है, इधर से कुछ माउंटेन रेंज है, इधर माउंटेन है, इधर माउंटेन रेंज है, इधर का तो प्लेट ही सबडक्ट कर रहा है, आपको पता ही है ना। फिर ये वाला कुछ माउंटेन रेंज है, फिर इधर से कुछ है। तो ध्यान देना जरा, ध्यान देना जरा, यहां पर आप जब देखते हो म्यांमार वाले साइड्स पर देखते हो, तो यहां पर आपका जो आपका पूर्वांचल हिमालय अभी इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे उसी का एक्सटेंशन आता है ये सब। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको रोंगलांग रेंज मिलेगा, रोंगलांग रेंज के बाद नीचे आओगे तो आपको अराकान योमा दिखता है। अराकान योमा वगैरह जो है आपके पूर्वांचल का ही एक्सटेंशन है, और यही अराकान योमा आगे चल के आपके इंडोनेशिया, अरे सॉरी, आपका अंडमान निकोबार आइलैंड भी बनाता है। तो वही रेंज है, पूरी रेंज ही है जो कि चल रही है। तो यहां से पूरा नीचे नीचे तक ऐसे जा रहा है। अब सिमिलरली आप इसके बगल में आप देखोगे तो आपको दिखता है पेगु योमा, जैसे ये अराकान योमा है, ऐसे यहाँ पर पेगु योमा है। और इन्हीं के बीच से एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम क्या है, इरावदी रिवर। इरावदी रिवर जो है वो बहुत दूर से चल के आती है, बहुत दूर से, और म्यांमार की सबसे बड़ी रिवर कहलाती है इरावदी रिवर। इसके बाद अगर दूसरे माउंटेन्स की हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर आप जब आते हो थाईलैंड वाले रीजन में, थाईलैंड में आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एक दावना रेंज, दावना रेंज। और यहां पर आपको दूसरा एक यहां पर रेंज मिल रहा है, कौन सा,
यहाँ पर आपको डैंगक्रेक रेंज जो है, इसी ऐसे माउंटेन की बात हो रही है, इसी रेंज की बात हो रही है जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टेम्पल भी है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये किसी भी रिलीजियस साइट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर कोई बोलता है कि सबसे बड़ी रिलीजियस लोकेशन कौन सी है तो आप यही बताओगे। इसका नाम क्या है? अंकोर वाट, है ना। और अंकोर वाट के साथ साथ यहाँ पर एक और रीजन देखना, जावा के साइड में जो जावा है, जावा के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर एक और बड़ा सा मंदिर आपको दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बोरोबुदूर। बोरोबुदूर टेम्पल जो है, बोरोबुदूर टेम्पल वो बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा टेम्पल है। बोरोबुदूर कहां पर है भाई साहब? जावा, इंडोनेशिया, जावा के अंदर में है। यहां पर फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ यहां पर प्लेट्स दिख रहे हैं। यहां वाले रीजन पर देखना, ये वाला रीजन क्या है भाई साहब? देखना जरा, ये देखो आपको प्लेट्यू जैसा रीजन दिख रहा है, तो ये इसको हम लोग शान प्लेट्यू बोलते हैं। यहां पर इस तरीके से जब आप लाओस या फिर कंबोडिया वाले रीजन की बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा? खोरात प्लेट्यू मिलेगा। तो ये जो शान प्लेट्यू, खुरात प्लेट्यू है, ये अपने जेम स्टोन्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आपको यहाँ पर नीलम बहुत बढ़िया से मिलता है, सफायर जिसको बोलते हैं, या फिर आप ब्लू स्टोन बोलते हो, या फिर आप रेड स्टोन, रूबी जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलता है। यहाँ पर इनका प्रोडक्शन तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पर एक और माउंटेन रेंज आपको दिखता है जिसका नाम है एनम एनम माउंटेन रेंज या अन्नम माउंटेन रेंज। ये एनम या अन्नम माउंटेन रेंज जो है, यहाँ पर भी आपको रेयर अर्थ मिनरल्स देखने को मिलते हैं। इतनी बातें अगर आपके मन में क्लियर हैं तो आप देखना, फिलीपींस आइलैंड के जस्ट बाजू में हम लोग को बहुत सारे ट्रेंचेस वगैरह भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिंदानाओ ट्रेंच मिलता है, मिंदानाओ ट्रेंच जो कि लगभग लगभग बहुत ही गहरा है, मरियाना ट्रेंच के बाद यही आ रहा है। फिर इधर साइड में आपको और गहरा मरियाना ट्रेंच भी दिखता है। अगर हम लोग कुछ और माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखना, जो आपका पूरा इंडोनेशिया में ट्रैवल करता हुआ ये जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पेग बारिसन रेंज। तो पेग अगर नहीं भी याद होता है तो पेग छोड़ सकते हो, आप सीधे इसको पढ़ सकते हो क्या? बारिसन रेंज। इसी तरीके से जब आप बोर्नियो आइलैंड में आते हो तो आपको मूलर रेंज और टैमाबो रेंज मिलता है, टैमाबो रेंज। और सिमिलरली जब आप इस पूरे न्यू गिनी या फिर गिनी आइलैंड की जब आप बात करते हो तो यहां पर आपको माओक माउंटेन्स और सेंट्रल रेंज मिलते हैं, है ना। बीच से यहां डिवाइडेड है, यहीं पर पपुआ न्यू गिनी और इधर न्यू गिनी। ठीक है भाई, ये भी बात अपने क्लियर है। अब यहां पर देखना है कि ये जो बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनमें कोरल बनते हैं भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया में तो हमने देखा ही था, साथ ही साथ यहां पर जो सुलुवासी आइलैंड है, कौन सा भाई? सुलुवासी, हमने पढ़ा ना अभी, सुलुवासी। सुलुवासी सुलुवासी आइलैंड है। और ये कौन सा है आपका? फिलीपींस है, फिलीपींस, फिलीपींस। और नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों को मिला के हमारा एक बहुत ही प्यारा कोरल ट्रायंगल बनता है। कोरल ट्रायंगल कभी भी पूछे तो ये 3 कंट्रीज मिला के हम लोग देख सकते हैं। सिमिलरली इसके अगर हम लोग एक रीजन की बात करते हैं, साउथ चाइना सी, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी में आप सबको पता है कि जो चाइना है वो पूरा रीजन क्लेम करता है, इस पूरे रीजन को वही क्लेम करता है। अरे भैया, आपको पता होगा कि अंक्लॉस है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, ये बोलता है कि सभी कंट्री का जो ये बॉर्डर देख रहे हो उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक देखोगे तो चाइना का कितना 200 नॉटिकल माइल्स आता है? बस इतना ही चाइना का आ रहा है। लेकिन चाइना बोल रहा है इतना नहीं, मेरा पूरा है भाई साहब, क्योंकि हिस्टोरिकली हम सब इन रीजन्स पर राज करते आए हैं, तो अभी भी ये सारा हमारे टेरिटरी का ही पार्ट है, तो इसीलिए डिस्प्यूटेबल है बहुत ही ज्यादा। ये आप देख सकते हो कि इसको हम लोग एक नाम देते हैं, ये जो डैशेस देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी को हम लोग बोलते हैं 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन, ये 9 डैश लाइन चाइना के हिस्टोरिकल रीजन से लेके मिला है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? सबसे पहले पैरासेल आइलैंड्स आते हैं, दूसरा आपके यहां पर आप देखोगे स्पार्टली आइलैंड्स आते हैं, स्पार्टली आइलैंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्कारबोरो शोआल। स्कारबोरो शोआल जो है वो एक प्रकार का सबमर्ज्ड रीजन है ना, सबमर्ज्ड रीजन है। मतलब कि जो सिल्ट सैंड्स ये सब होते हैं ना, पानी के बिल्कुल ऊपर ऊपर दिखते तो हैं लेकिन थोड़ा सा पानी के अंदर डूबे भी होते हैं, तो इसको शोल बोलते हैं, शोल। तो स्कारबोरो शोल, पार्सले आइलैंड, पार्टली आइलैंड, ये सब इसी रीजन्स में, और इन सब पर चाइना अपना क्लेम करता है। जबकि बाकी के जो कंट्रीज है, जैसे वियतनाम है, वियतनाम का देखो अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इतना आएगा, फिर आपका इंडोनेशिया का इधर आएगा, फिलीपींस का इतना आएगा, तो काफी सारी चीजें लोगों के अंदर अंदर रहेंगी। तो पार्सले आइलैंड को भी थोड़ा वियतनाम भी शेयर करेगा, थोड़ा आपका फिलीपींस भी शेयर करेगा, लेकिन चाइना ये सब बातों को मानता ही नहीं है ना। तो इसी पर डिस्प्यूट हमेशा चलता रहता है। अभी रिसेंटली अभी उसने फिर से यही बोल दिया, नवंबर में 2024 में बोला कि भैया जो ये स्कारबोरो शॉल है वो भी हमारे अंदर ही है, फिर से भड़क गई चिंगारी। तो साउथ साउथ चाइना सी हमेशा से ऐसे न्यूज में रहता है। इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो 3 ही रिवर्स को बस आपको पढ़ना है। एक आपका इरावडी रिवर हमने पढ़ी लिया, म्यांमार का सबसे लंबा रिवर। दूसरा इसी के साथ एक और रिवर मिलता है, यहां पर आप छोटा सा रिवर देख सकते हो जिसको बोलते हैं साल्वीन रिवर। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है उसको हम लोग बोलते हैं मकोंग रिवर। मेकोंग रिवर जो है वो चाइना से फ्लो होता हुआ, देखना आप, लगभग लगभग सभी कंट्री से बॉर्डर बना रहा है। म्यांमार के बॉर्डर, म्यांमार और लाओस का पहले बॉर्डर बन रहा है, फिर नीचे गया तो लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर बनाया।
थाईलैंड के बॉर्डर के बाद नीचे की तरफ गया तो ये कंबोडिया में एंटर करता है। कंबोडिया में यहीं पर एक लेक है, लेक टोनले। तो ये जो लेक टोनले है, ये यहीं पर से अपना रिवर जो है, ये अपना पानी फिर से इसमें मिलाता है और ये फाइनली वियतनाम में आके यहां पर अपना डेल्टा बनाता है। तो मेकॉन्ग रिवर वैसे पूरे साउथ ईस्ट एशिया का अगर देखें तो सबसे सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? मेकॉन्ग रिवर ही है। और वो लगभग ऊपर के सभी कंट्री से पास कर रहा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर यहां पर जैसे लेक टॉनले था, वैसे ही यहां पर एक आप देखोगे तो यहां पर एक और लेक आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लेक 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 टोबा। ये जो लेक टोबा है, ये आपका सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनिक लेक काउंट किया जाता है ना। पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनिक लेक की अगर बात होगी तो वो यही है। ठीक है भाई, इतनी बातें अगर मन में क्लियर है तो आज के वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। अगर मजा आ रहा है, अगर पढ़ने में सब कुछ समझ में आ रहा है तो नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर मजा ही आ गया, साउथ ईस्ट एशिया पढ़ के रट डाला, फाड़ के फेंक दिया। 2-3 बार और पढ़ लेना, क्योंकि काफी सारे फैक्ट्स थे आज के इस लेक्चर में, लेकिन बड़े ही डिटेल से हम लोगों ने सभी चीजों को बड़ा ही मजेदार तरीके से कवर किया। आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।